नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हमारे यूपी बोर्ड में जब ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मम्मी पापा की एक ही इच्छा जो उन पर थोप दी जाती है कि बच्चा साइंस की और उसमें भी मैथ्स की पढ़ाई करे। जो होशियार है कहा जाता है कि वो साइंस पढ़ता है, जो कम होशियार है कहा जाता है उसके हिस्से कॉमर्स आती है, और जो सबसे आखिर में रहते हैं वो आर्ट साइड वाले बताए जाते हैं। ये आम धारणा है कि आर्ट साइड मतलब लिद्दड़ या कमज़ोर, पर ऐसा है नहीं भाई साहब और बहन जी। आर्ट साइड में सिर्फ कला नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी अंग्रेजी के अलावा भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र तमाम विषय होते हैं। फेवरेट विषय हमारा इसमें इतिहास है, और इतिहास को लेकर आजकल देश में बड़ी चर्चा है। सब इतिहासकार हैं, सबके पास अपने अपने तर्क हैं। ज़्यादातर वो हैं जो किसी वीडियो में या व्हाट्सएप पर पढ़े गए हैं। तो जैसे ही कोई मुद्दा आता है, हर चौक चौराहे पर इतिहासकार प्रकट हो जाते हैं, दे ज्ञान दे ज्ञान। अभी पिछले दिनों हम दौरे पर गए अपने गांव के लोग जुटे और लगभग फुसफुसाते हुए उन्होंने हमसे पूछा, भैया तुम तो पत्रकार हो, तुम्हें पता होगा। तो हमने पूछा, कक्का क्या पता होगा बताओ। बोले, फव्वारा है कि शिवलिंग। यानी हर जगह चर्चा ज्ञानवापी पर है। ज्ञानवापी के प्रसंग पर अब तक कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही थी, जो दलीलें दी जा रही थी, जो काउंटर किए जा रहे थे, उनके बारे में हमने आपको बताया। फिर हमें लगा कि चौक चौराहों की चर्चा में भी अपने हिस्से की आहुति डालनी चाहिए, और उसका तरीका क्या है? विद्वानों से बात की जाए, इतिहासकारों से बात की जाए और समझा जाए कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। तो आज हम भी लल्लन टॉप में ज्ञानवापी के इतिहास पर विस्तार से बात करेंगे, इतिहासकारों के हवाले से। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो, और आज वीडियो एक नहीं दो हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये वीडियो यूपी की विधानसभा का है। सेशन चल रहा है। सदन में आज महिलाओं के साथ अपराध का मुद्दा उठा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई, और ये बहस जहरीली शराब से हुई मौतों से लेकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान लड़के हैं गलती हो जाती है तक पहुंच गई। शुरुआत हुई सिद्धार्थनगर में पुलिस की गोली से महिला की मौत के मुद्दे से। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की गोली से मौत के आरोप को नकारा, जबकि अखिलेश यादव इसी आरोप पर अड़े रहे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि 5 साल तक सरकार में अफसरों की दलाली चलती रही और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं लगा। सुनिए। मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। अखिलेश के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने 5 साल में बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। सुनिए।
मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। तेज महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही कहा, हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? आप नाम दीजिए। तो ये कहा सुनी चलती रहेगी। सदन में इस तरह की चर्चाएं होती भी रहनी चाहिए। दिन का ये वीडियो था, अब सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी पंजाब से है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को बर्खास्त किया। न सिर्फ बर्खास्त किया बल्कि उनके ऊपर मुकदमा भी कायम करवाया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी। कहा कि सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जिसे उन्होंने खुद भी स्वीकार किया और इसके बाद यह एक्शन लिया गया। मेरे ध्यान च एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार दा एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस दा सिर्फ मैनूं पता है, ना तां मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा तां अपनी ज़मीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोक जिन्हां ने मेरे ते विश्वास कीता है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। इसलिए मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन लै रहे हैं, उन मंत्रिमंडल चों बर्खास्त कर रहे हैं ते तुरंत पुलिस नूं उहदे खिलाफ केस दर्ज करन दे निर्देश दे रहे हैं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला। इंडिया टुडे के संवाददाता मंजीत सहगल ने इस पर विस्तार से बताया अपनी रिपोर्ट में। उनके मुताबिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग इसके एक अधिकारी ने करीब 10 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में विजय सिंगला के खिलाफ शिकायत की। आरोप लगाया कि सिंगला अधिकारियों से ठेके पर 1% का कमीशन मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मान ने प्रूफ के साथ जानकारी मांगी और अधिकारी को यकीन भी दिलाया कि किसी भी मंत्री से डरने की जरूरत नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिर प्रूफ जुटे, जांच हुई, आरोप सही साबित हुए और उसके बाद सिंगला को रुखसत किया गया। पर बात यही नहीं रुकी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया और गिरफ्तार भी किया। पंजाब विधानसभा चुनाव में हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, तो जाहिर सी बात है कि बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद सब तरफ से बयान आए। सबसे पहला बयान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, सुनिए। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। सत्ता पक्ष का बयान हो गया, कार्रवाई को सही ठहरा दिया, लेकिन विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा और अपने हिस्से की दलीलें पेश की। सुनिए भाजपा और कांग्रेस का रुख। जितनी बड़ी बड़ी ये गप्पे ईमानदारी को लेकर के हाँक रहे थे पूरे देश में, और पंजाब को लेकर के कि हमने करप्शन ख़त्म कर दी, पूरे देश में इन्होंने पूरा बावरेला मचाया हुआ था कि पंजाब करप्शन फ्री कर दिया। ये कलावा, ये लिफाफा खुला है अब केजरीवाल के नाम, और उनकी ही सरकार का, पंजाब सरकार का एक मंत्री अब रिश्वत के दोष में पकड़ा गया है और इनको आनन फानन में अब पंजाब सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार केवल पंजाब सरकार नहीं बल्कि पूरी, चाहे दिल्ली की सरकार हो,
चाहे पंजाब की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार लिप्त सरकार है और केवल देश की जनता को और पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सीबीआई की रेड एक एमएलए पे पड़ गई, कल एक एमएलए को 3 साल की सजा हो गई, अब एक मंत्री जा रहा है 50 के करीब। आपके एमएलए छोटी पेटी करप्शन में लगे हुए हैं। आपको तो अभी बहुत बड़ा सफ़र तय करना है। मैं तो बोलूँगा जो हिम्मत दिखाई है भगवंत मान जी ने, सीएम साहब ने, जैसा उन्होंने खटखट कलां शहीद आज़म भगत सिंह की जाके शपथ ली थी, वो शपथ को यथार्थ करके दिखाई। जो करप्शन उनकी पार्टी ने, उनकी पार्टी की हाई कमांड ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में करी, जो एमपी लगाने में करी, उनका सबका हिसाब करना चाहिए, सबके ऊपर करना चाहिए। वैसे आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक और खबर है, इसी के साथ नत्थी कर देते हैं। अभी जब चुनाव हुए, वही चुनाव जिसमें पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी, तो उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस डिक्लेयर किया था। ये व्यक्ति थे कर्नल अजय कोटियाल, रिटायर्ड। कर्नल अजय कोटियाल ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था, फिर समर्थकों ने भी दिया, और आज खबर यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कर्नल अजय ने पार्टी की सदस्यता ली। वैसे कर्नल कोटियाल और उनका संघ से संबंध कोई नई बात नहीं है। हमने भी विधानसभा चुनाव के दौरान जब कर्नल कोटियाल से बात की थी तो उन्होंने खुलकर अपने रिश्ते स्वीकारे थे। बताया था कि मैंने संघ प्रमुख के साथ भोजन भी किया है। दरअसल देहरादून के सियासी गलियारों में ये खबर चल रही थी कि कर्नल कोटियाल को लोकसभा का टिकट प्रॉमिस किया गया था 2019 में। जब वो नहीं मिला तो उन्होंने अलग राह तलाशनी शुरू कर दी थी। आप ये पुरानी बाइट देखिए और समझिए सियासत कैसे रंग बदलती है। क्या कर्नल कोटियाल ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा या कांग्रेस से लोकसभा के टिकट के लिए कभी किसी भी तरह का संपर्क, या जिसे राजनीति की भाषा में गणेश परिक्रमा कहते हैं, वो किसी भी नेता की नहीं की, किसी के भी दफ्तर में नहीं गए मेल मुलाकात के लिए, आवेदन के लिए, बातचीत के लिए? बीजेपी में हम गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी के पास नहीं गए। आरएसएस वाले हमको लेकर के गए थे। अच्छा। उन्होंने हमको मिलवाया, उन्होंने तो हमको मोहन भगवत जी के साथ लंच करवाया। अच्छा। तब तो हम ये 2014 की बात होगी, तो हम तो आरएसएस के साथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं। अच्छा। मिले हैं लोगों से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं आप? संपर्क में अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम पे जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी कि आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, हमने फिर डिनाई कर दिया, क्योंकि हमें दिखा कि बीजेपी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वाली चीज़ जब आ जाती है तो उसमें हम फिट नहीं बैठते। लेकिन हम जरूर किसी के दफ्तर बीजेपी वाले के तो बिल्कुल भी नहीं गए। हम कांग्रेस में तो किसी के पास भी नहीं गए। तो ये जरूर बैकग्राउंड है, लेकिन हमें जब दिख गया था तो हमको मनाने भी आए काफ़ी बाद में कि आप जरूर एक बार पार्टी ज्वाइन करें। मनाने? अब वो चीज़ इस टाइम पे शायद शेयर करूंगा ना, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस दोनों के? भाजपा कांग्रेस भी और आरएसएस भी। आरएसएस के लोग भी आए। कांग्रेस का इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि हमको बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान, बीजेपी का ज्यादा रुझाव क्या था, बीजेपी की तरफ वाले ज्यादा हमको अप्रोच करते थे। अच्छा। दूसरी सुर्खी बनाई कुतुब मीनार ने। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार को मांगने की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका सीनियर वकील हरिशंकर जैन ने दायर की थी। कहा था कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी, वहां हिंदुओं को पूजा का हक मिलना चाहिए। अब इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने हरिशंकर जैन से पूछा कि ये मान लें कि मंदिर ढहाया गया, ये भी मान लें कि पिछले 800 साल से मुस्लिम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो सवाल ये है कि इसे कैसे रिस्टोर किया जाए, किस आधार पर किया जाए। इसके जवाब में जैन ने कहा कि जब वहां मंदिर है जो मस्जिद के अस्तित्व में आने से पहले था, तो इसे रिस्टोर क्यों नहीं किया जा सकता। जज ने इस पर पूछा कि अगर इसकी इजाजत दे दी गई तो संविधान के ताने बाने और धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर को नुकसान होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से फिर पूछा कि अगर 800 साल पहले कुछ हुआ तो उस पर आप दावा कैसे करेंगे। इस पर जैन ने कहा कि अगर ये हिंदू मंदिर है तो इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। कानून कहता है कि जो ज़मीन एक बार देवता की हो गई हमेशा उसी की रहती है। जैन की दलील थी कि हम चाहते हैं कि देवताओं को स्थापित कर पूजा की जाए। इस सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की एक विंग है, हमारे और आपके देश की जो पुरानी इमारतें हैं उनके संरक्षण का काम करती है। फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इस संगठन ने इस याचिका का विरोध किया। एएसआई ने अपनी
दलीलों में क्या कहा, देखरेख की बात थी जो वो तो थी ही। उनके वकील ने कहा कि कुतुब मीनार पुरातात्विक महत्व वाला स्मारक है, लिहाजा यहाँ किसी को पूजा पाठ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1958 के मुताबिक संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन की यानी टूरिस्टों को जाने की इजाज़त है, किसी भी धर्म के पूजा पाठ को इजाज़त नहीं है। एएसआई की तरफ से सिविल कोर्ट के उस फैसले का हवाला भी दिया गया जिसमें कोर्ट ने माना था कि इस केस में पूजा मूलभूत अधिकार का हिस्सा नहीं है। एएसआई ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में यह भी कहा कि कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदली जा सकती। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एएसआई और हरिशंकर जैन से 1 हफ्ते में लिखित जवाब देने को कहा। साकेत कोर्ट के एडीजे निखिल चोपड़ा वो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं और कहा गया है कि 9 जून को ऑर्डर आएगा जिसमें तय होगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू और जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाज़त दी जाए या इसे खारिज कर दिया जाए। आखिरी सुर्खी जापान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में क्वाड समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मुखिया भी शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत भी की। क्वाड मीटिंग में रूस यूक्रेन का मुद्दा छाया रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सबसे पहले इस जंग का जिक्र किया और कहा कि पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कि ये केवल यूरोपियन मुद्दा नहीं है, ग्लोबल इशू है। रूस ने यूक्रेन पर गेहूं निर्यात की पाबंदी लगा दी और इससे दुनिया भर में भूखमरी का संकट भी खड़ा हो गया। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, उनका जिक्र आया, उनका बयान आया। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की चुनौती बताया। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि वे एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ एकजुट हों। अब ये इंडो पैसिफिक का मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो साझा एरिया है। जब आप हिंदुस्तान से पूर्व की तरफ देखेंगे और उस विस्तार को अमेरिका तक लेकर जाएंगे तब ये एरिया बनता है। इस एरिया में प्रभुत्व को लेकर चीन लगातार कोशिश करता है अपने पड़ोसी देशों को दबाव में लाने की भी। इसीलिए चीन के खिलाफ ये गठबंधन पुख्ता हो रहा है, जिसमें ऊपर जापान है, फिर ईस्ट में बिल्कुल आप आगे आखिरी तक चले जाएं तो अमेरिका है, नीचे चले जाएं ग्लोब पर तो ऑस्ट्रेलिया है और फिर हमारा भारत है। व्यापार की दृष्टि से भी ये इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कई सामरिक के अलावा व्यापारिक गठबंधन भी हो रहे हैं। क्वाड मीटिंग में नेताओं ने क्या कहा, जापान के और अमेरिका के, हमने आपको बताया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा दोस्तों के बीच आकर खुशी हुई, और ये भी कहते हुए उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, उनको बधाई भी दी। कहा कि क्वाड ने कम वक्त में दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री क्या बोले, सुनिए। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ जिसमें चारों नेताओं ने सभी तरह की आतंकवादी घटनाओं की भी खुलकर निंदा की। चारों देशों ने कहा कि किसी भी आधार पर आतंकवादी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। क्वाड मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ की। बाइडेन ने कहा, भारत ने कोरोना संकट को अच्छे से हैंडल किया, जबकि चीन महामारी से निपटने में नाकाम रहा। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान बाइडेन ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की बात भी कही। सुनिए। I'm looking forward to continuing our conversation today.
Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बाइडेन संग बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा के साथ साथ लोगों के बीच संबंध सहित भारत और अमेरिका के संबंधों के और भी कई पहलुओं पर बातचीत हुई। बाइडेन के बाद बारी थी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। मुलाकात के बाद एंथनी ने कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी से मिलना एक बड़ा सम्मान की बात है। एंथनी ने भारत द्वारा विभिन्न देशों में सप्लाई की गई कोविड वैक्सीन प्रोग्राम की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर और इसको और बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों की भी सराहना हुई। ये थी आज की सुर्खियां। अब दिन की बड़ी खबर। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आने वाला था, लेकिन सुनवाई को 26 मई के लिए टाल दिया गया। सुनवाई में जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर 7 दिन के भीतर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने को कहा। सुनवाई की शुरुआत होते ही मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर भी सवाल उठाया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई के लिए कहा। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि कमीशन ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है, अदालत उसके ऊपर पहले गौर करे। इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे की सीडी रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के सामने रखने की मांग भी की गई। साथ ही साथ कथित शिवलिंग की सुरक्षित खुदाई, पैमाइश और सभी बारीकियों का ब्यौरा जुटाने का आदेश देने की भी मांग की गई। अब सवाल यह है कि ये 7/11 का नियम क्या है। दरअसल उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में सीपीसी के आदेश 7 का नियम 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे पक्ष के दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है। यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की याचिका सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती। कानून के तहत उस याचिका पर सुनवाई ही नहीं होगी। हालांकि ये कानून और सीपीसी का ये नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण से नहीं रोकता। ये टिप्पणी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। 26 मई को 1991 के कानून के इसी 7/11 नियम पर सुनवाई होगी। अब ये तो अदालत के अपडेट हो गए, कोर्ट अपना काम करेगा, हम आपको बताते रहेंगे। अब आते हैं ज्ञानवापी के इतिहास के सवाल पर। सालों से विवादित सवाल, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई? मस्जिद कब बनी? बाबर के समय, शाहजहां के वक्त, आलमगीर के समय यानी औरंगजेब के समय? तो मस्जिद के बारे में कई दावे हैं, पर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो गया? तमाम सवालों के अक्स में इतिहासकार भी उधेड़बुन में हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। तो हमने कई लोगों से बात की। बातचीत के क्रम में मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने के दावे पर भी सवाल पूछे गए। हम जानते हैं कि इन सवालों का आखिरी निपटारा कोर्ट में होगा। हम ये भी दावा नहीं कर रहे कि हम जिन इतिहासकारों की बात आपको सुनवा रहे हैं उसके बाद कोई और बात नहीं है। अध्ययन लगातार चलता रहता है, कोई एक मुकम्मल किताब, एक मुकम्मल तर्क नहीं हो सकता। पर हमें लगा कि हर पक्ष की बात, हर तरह के दावों का आपको रुख पता चलना चाहिए, झलक मिलनी चाहिए। अभी काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद में जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं, इसीलिए इतिहासकारों को सुनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो तथ्य सम्मत बात देकर अपने दावे को प्रस्तुत करते हैं। और एक चीज़ और, इन दावों में लिखित दस्तावेज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप किंवदंतियों को किनारे कर सकते हैं और इतिहास के पुख्ता प्रमाण सामने रख सकते हैं। इस बात पर ज़्यादातर इतिहासकार एकमत हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, ज़रूर तोड़ा गया था। इतिहास के दावों के तहखाने में झांके तो सबसे पहले जिक्र आता है 11वीं सदी का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1194 में मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। फिर कहानी ये आती है कि दूसरा हमला मंदिर पर 1447 में हुआ, जिसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने कराया। 250 साल के भीतर 2 बार हमले, फिर उसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी आती है 1585 में। ये वो दौर था जब देश में तीसरे मुगल बादशाह अकबर का राज था। उन्हीं के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल।
कहा जाता है कि राजा टोडरमल ने 1585 में पंडित नारायण भट्ट को काशी विश्वनाथ मंदिर के फिर से जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी। कुछ इतिहासकार इसके लिए अकबर को श्रेय देते हैं, दावा करते हैं कि वो दौर अकबर के दीन इलाही का था, जब किसी भी धर्म की पूजा पद्धति पर कोई विशेष रोक नहीं थी। पर कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राजा टोडरमल की हैसियत इतनी थी कि उन्हें इस काम के लिए अकबर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। दावा ये भी आता है कि अकबर के ही समय में मंदिर और मस्जिद साथ बने, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाता है। फिर आता है औरंगजेब का दौर, जिसे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी इतिहास की समझ भी बहुत उम्दा मानी जाती थी, उनकी एक चर्चित किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। शायद आपने भी पढ़ी हो। उसका एक चैप्टर है औरंगजेब सेट्स द क्लॉक बैक। इस चैप्टर में नेहरू अकबर और शाहजहां की तारीफ करते हैं, लेकिन औरंगजेब पर क्या लिखते हैं, सुनिए। नेहरू लिखते हैं, वो उल्टी चाल चलने वाला आदमी था और अपनी सारी काबिलियत और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के काम को मिटाने की कोशिश की। वो धर्मांध और नीरस आदमी था और उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना और घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तोड़वाकर उसने अपनी बड़ी प्रजा को बुरी तरह नाराज कर दिया। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिंदी अनुवाद का हिस्सा है। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, ये नेहरू के अलावा इतिहासकार भी मानते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार एस इरफान हबीब क्या कहते हैं, सुनिए। औरंगजेब के कई फरमान हैं जो इतिहासकारों ने दर्ज भी कराए हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदें बनाई गई। यहाँ तक कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया उसका भी एक अलग इतिहास है। ये जो दावा किया जा रहा है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इतिहासकारों ने पहले भी इसके कई साक्ष्य पाए हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये एक स्वीकार्य सच है कि उस जमाने में बहुत सारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि अपनी अथॉरिटी, अपनी ताकत दिखाने के लिए ये काम किया जाता था, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाने का। ये इरफान हबीब का कहना है। इतिहासकारों की राय के बीच सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तीसरी बार कब तोड़ा गया। इसकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है मासिर आलमगीरी। इसका खूब जिक्र आता है। इसे आलमगीर यानी औरंगजेब के दिए फरमान इसमें दर्ज किए गए हैं। मासिर आलमगीरी फारसी में लिखी गई थी, जिसे साकी मुस्तैद खान ने लिखा था। साकी मुस्तैद खान स्वतंत्र इतिहासकार माने जाते हैं। स्वतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो औरंगजेब के दरबारी नहीं थे। उनकी इस किताब का अनुवाद इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किया था। इसी किताब के अनुवाद के सहारे इतिहासकार ललित मिश्र मंदिर को तोड़ने की कहानी बता रहे हैं, सुनिए। इस्लामिक ग्रंथों में जो लिखे गए उनमें से जो लेटेस्ट है ये मसीर आलमगीरी, 16वीं सदी का 16वीं सदी का। जब हमारे ज्ञान व्यापी के बारे में आधुनिक डॉक्यूमेंट आया, उसी के बाद ये मुगलों द्वारा तैयार किया दस्तावेज है। जी हाँ, इसका दस्तावेज क्या कहता है? ये जो दस्तावेज ग्रंथ है इसका 1947 में सर जदुनाथ सरकार ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह कहता है कि 8 अप्रैल 1669, हम वो पन्ना देखने की कोशिश करते हैं, 8 अप्रैल 2015, और ये भी है 1658 से लेके 17वीं सदी तक के। ये औरंगजेब के कोर्ट में जो आदेश दिए गए हैं उनकी एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, जहां पर बनारस को लेकर के, टट्टा को लेकर के, मुल्तान को लेकर के वो आदेश जारी किए गए थे। इस किताब के अनुसार 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार उनके 3 प्रांतों में, 3 प्रोविंस में, टट्टा, मुल्तान और स्पेशली बनारस के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। ये औरंगजेब का फरमान, ये औरंगजेब का फरमान है। और इसकी तारीख भी है 8 अप्रैल। जी, 8 अप्रैल। तो ये तो फरमान है। अब ये प्रश्न उठता है इतिहासकारों की दृष्टि में, क्या इस फरमान को एग्जीक्यूट किया गया, इसका पालन हुआ? तो इसी ग्रंथ में उसका भी हमें उल्लेख मिलता है आगे के पृष्ठों में। वो है 2 जून। इसकी तालीम की जाती है कि 2 जून की कोर्ट प्रोसीडिंग में, जिसमें कहा गया है कि इन मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी किताब में हमें रेफरेंस मिलता है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब को अपडेट किया गया कि उसके हुक्म की तालीम हो चुकी है। और आदेश कब जारी किया गया था? आदेश जारी किया गया था 8 अप्रैल 1669। तो अप्रैल और जून के बीच में इन तीनों मंदिरों का डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, टट्टा, मुल्तान और बनारस। इतिहासकार ललित इस किताब के हवाले से बताते हैं कि 16वीं सदी में औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को मुगल सियासत में टट्टा और मुल्तान, जो कि इस वक्त के पाकिस्तान में है, और बनारस के तमाम मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। ललित बताते हैं कि इसी किताब में आगे जिक्र है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब की सभा में उसे ये जानकारी भी दी गई
कि उसके फरमान पर अमल किया जा चुका है, यानी तत्ता, मुल्तान और बनारस के मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। फारसी में लिखे एक पत्र को साझा कर कहा जा रहा है कि इसमें मंदिरों को तोड़े जाने की जानकारी उस वक्त दी गई। इस पर पर्शियन एक्सपर्ट प्रोफेसर आरिफ अयूबी, उनका भी एक पक्ष है, भाषा का ज्ञान रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। की हैसियत फरमान की नहीं है, ये कोई फरमान नहीं है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसी के कोई दस्तखत भी नहीं है और इसमें सिर्फ ये बताया है जिसने भी इसको नकल किया है वो मासरे आलमगीरी का सफ़ा 88 बता रहा है और जो डेट पड़ी है वो सन 1080 हिजरी की है, जो तक सन ईस्वी के हिसाब से 1669 बनती है। और फरमान तो ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ एक इत्तला पहुंचाई गई है बादशाह को, या किसको पहुंचाई गई ये भी नहीं कहा जा सकता पक्के तौर पे। सिर्फ उसने ये कहा है कि मारूज़े वजह तलब रसान क़िबला दीन यावरान अस्वाए उहद परिस्तान गर्दीद की बमूजिब हक हुक्म क़ज़ा इमज़ा कार परदाजान बुतखाने काशी विश्वनाथ मुनदिम गर्दानी दंत। जिसका मतलब इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ, अगर वर्ड बाय वर्ड आप इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा सर? इसका मतलब ये बनता है कि दीन के मददगार क़िबला और काबा और तौहीद परस्तों के मददगार की खिदमत में अर्ज़ है कि हुक्म क़ज़ा। अब क़ज़ा का मुराद क्या है ये नहीं कहा जा सकता यहाँ पर कि बादशाह है कौन है कुछ नहीं पता है। क़ज़ा का मतलब खुदा भी हो सकता है और बादशाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है कि कारपरदान मजदूरों की मदद से काशी विश्वनाथ के बुतखाने को मुनदिम कर दिया गया। यानी फिर से अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें कि इसको आसान शब्दों में क्या कहा जाएगा, क्या इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो यही बना है कि काशी विश्वनाथ की तौहीद परस्तों, मतलब ये कि अल्लाह वालों कह लीजिए आप इसको, तौहीद परस्त ज़ाहिर है जो वन गार्ड में जो अपना वो रखते हैं अकीदा, ठीक है, वो उनकी के मददगार हैं और उनकी खिदमत, उसकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि हुक्म क़ज़ा से मज़दूरों की मदद से काशी विश्वनाथ के बुतखाने को तोड़ दिया गया। आरिफ अयूबी के मुताबिक पत्र में 1669 का साल दर्ज है, मगर किसी तरह की मोहर या नाम नहीं है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि पत्र में मंदिरों को तोड़ने की बात है। अब सवाल आता है कि आखिरकार औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश क्यों दिया? इस पर भी इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष और प्रोफेसर अली नदीम रिजवी को सुनिए। एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि एक वो वक्त आया जब इसे तोड़ा गया और एक बार नहीं तोड़ा गया। इस मंदिर के बारे में जो कहा जाता है वो ये कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। अल्टीमेटली जयपुर के जो कछवाहा रूलर्स थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह वगैरह, उन लोगों ने अकबर के पीरियड में इसको दोबारा बनवाया। औरंगज़ेब का पीरियड आते आते फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ था। जहांगीर के पीरियड में भी थोड़ी बहुत कुछ कहानी मिलती है, लेकिन औरंगज़ेब के पीरियड में एक कहानी जो बताई जाती है वो ये है कि औरंगज़ेब जो थे वो अपने लश्कर के साथ इधर बढ़ रहे थे जब उनको ये इत्तला दी गई कि एक किसी औरत के साथ वहाँ के ब्राह्मणों ने कुछ अश्लील हरकत की है और जिस पे इंक्वायरी बिठा ली गई। और कहानी ये आगे बताती है कि शायद ब्राह्मणों ने इस डर से कि कहीं औरंगज़ेब आके कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो उनके लिए हानिकारक हो, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की। और जो जयपुर घराने के लोग थे जो इसके इंचार्ज थे, उन्होंने बचने के लिए वो आधा मंदिर जो बन चुका था उनका, उसको एकदम से उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया। अली नदीम रिजवी का दावा है कि औरंगजेब के समय में बनारस में कच्छ की रानी के साथ कुछ गलत हुआ। औरंगजेब अपने लश्कर के साथ इधर से गुजर रहा था तो डर के मारे ब्राह्मणों ने इसकी जानकारी छिपाने के लिए फिर से बनाए जा रहे मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस दावे का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि ये किंवदंतियों का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ऐसी ही बात है जिसका जिक्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इतिहासकार रहे पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में भी हुआ है। इसमें वो क्या लिखते हैं फिर बताएंगे आपको।
और फिर यह भी जानिएगा कि कैसे ये बात सत्य साबित नहीं होती है। वो लिखते हैं कि औरंगजेब के साथ कच्छ के राजा और तमाम रानियां जा रही थी। बनारस के मंदिर में दर्शन के बाद सब लौटे, लेकिन कच्छ की रानी गायब थी। फिर तलाश में मंदिर के तहखाने के दरवाजे को तोड़कर खुलवाया गया, जहां भीतर रानी दिखी, उनके आभूषण गायब थे। किताब में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि महंत लोग धनी तीर्थयात्रियों को तहखाने में ले जाकर गहने लूट लेते थे। आगे लिखा है कि इसके बाद औरंगजेब ने कहा कि ऐसी लूट भगवान के घर में नहीं हो सकती। फिर दावा होता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का निर्देश दिया। यह पट्टाभी सीतारमैया का वर्जन है, लेकिन यह कहानी कौआ कान ले गया जैसी है। इसके लिए कोई भी ऐतिहासिक रेफरेंस पट्टाभी सीतारमैया ने किताब में नहीं दिया। कही सुनी बातों पर आधारित बात है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो ऐतिहासिक तथ्य क्या है? हमने इतिहासकार रवि भट्ट से बात की और उन्होंने ये जो पट्टाभी सीतारमैया की थ्योरी है, जिसका रिजवी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर कच्छ की रानी के साथ गलत हुआ तो औरंगजेब ने ऐसा किया, उसे रवि भट्ट काउंटर करते हैं। सुनिए। उन्होंने इस पर, वो खुद इतिहासकार नहीं थे, और उन्होंने जिस किताब में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फिदल स्टोन, उस किताब के अंदर उन्होंने जो लिखा है वो उस किताब के अंदर उन्होंने सोच नहीं दिया। हिस्टोरियन जो भी होता है उसे सोच देता है कि भाई हम कोई कभी, हम हिस्टोरियन जो होता है वो खुद तो जिंदा होता नहीं उस समय, वो तो अतीत की बातें करता है। तो अतीत के समय उसके पास सोर्स क्या, उन्होंने उस किताब के अंदर सोर्स अपना दिया नहीं। एक सोर्स उन्होंने जो दिया है बहुत मुश्किल से, वो भी बहुत हास्यास्पद है कि एक मुल्ला थे, उन्होंने दिया है और मुल्ला साहब ने बताया और उसके बाद मुल्ला साहब ने कहा हम इसका साक्ष्य देंगे, पर वो साक्ष्य नहीं दिया और उनकी डेथ हो गई। कोई भी इतिहासकार इसको कोई प्रमाणिक चीज नहीं मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जब तक कि सोर्स जो, अगर हम मान लीजिए कि डॉक्टर सीतापति थे को हम हिस्टोरियन भी मान लेते हैं और मानते हैं उन्होंने एक कहा, तो उनका जिस सोर्स को कोट कर रहे हैं उस सोर्स की कोई रिलेवेंस नहीं है। मतलब मैं नहीं है, कोई भी स्टूडेंट आपको बोलेगा मैं कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट इसको मानेगा ही नहीं इसको कि है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो उसमें लिखा गया गलत है सही, मैं इस पर फैसला ही नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन ये सोर्स जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है उनकी बात को सपोर्ट करने के लिए, उनकी बात को प्रमाणित करने के लिए भी ऐसा हुआ। इतिहास पुख्ता साक्ष्य मांगता है। इस बात का प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता कि कोई कच्छ के राजा या रानी औरंगजेब के साथ काफिले में शामिल होकर बनारस से गुजर रहे थे। कच्छ के राजा के औरंगजेब के साथ बनारस से होकर गुजरने पर बाकायदा प्रश्न चिन्ह है और दावा किया जाता है कि जब 1659 में औरंगजेब के डर से भागे उसके भाई दारा शिकोह को कच्छ में पनाह मिली थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? इतिहासकारों का सवाल है कि उसी कच्छ के राज परिवार से औरंगजेब के इतने प्रगाढ़ रिश्ते हो जाएं कि राजा अपनी रानियों के साथ उनके काफिले में शामिल हो जाएं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये मंदिर के तहखाने की कहानी कैसे सच्ची मान ली जाए। मंदिर तोड़े जाने पर इतिहासकार कई और तर्क देते हैं। कहते हैं कि दारा शिकोह के साथ किए गए बर्ताव के चलते औरंगजेब से कई सूफी संत नाराज थे। दारा कुछ वक्त बनारस में रहा भी था। बनारस में उन सूफी बागियों और मंदिर के पंडितों ने हाथ मिला लिया। औरंगजेब को साजिश की बू आई और उसने नाराज होकर मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इस पर भी इतिहासकार रवि भट्ट को सुनिए। मुस्तैद खान जो है वो एक स्वतंत्र और अपनी इच्छा से उन्होंने किताब लिखी थी, वो कोई दरबारी इतिहासकार नहीं थे। वो तो उनकी बातों को उसके समय पर थे और उनके समय पर होने थे। आप औरंगजेब का पीरियड जो होता है 1658 से शुरू होकर 1787 में औरंगजेब की डेथ होती है। इस पूरे पीरियड को उन्होंने कवर करा है और किताब पूरी जब हुई है वो औरंगजेब की डेथ के 3 साल बाद हुई है, वो 1710 में हुई किताब। उस किताब के अंदर इस ढंग का किसी वाक्य का जिक्र नहीं है। उसके अंदर जो इसके तोड़ने का कारण लिखा हुआ है, जो उसके अंदर तोड़ने का कारण ये लिखा है कि औरंगजेब को जब ये पता लगा कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को भगवान नहीं है या भगवान जो खुदा में डिसबिलीवर्स इंग्लिश में कहते हैं, डिसबिलीवर लोग जो हैं वो अपनी किताब के बारे में लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने इस्लाम के अलावा जो है वो पढ़ा रहे हैं किताब को। मुल्तान के अंदर पढ़ा रहे हैं, बनास के आसपास पढ़ा रहे हैं, पाठशाला में मंदिर के आसपास। तो उससे नाराज होकर उसने अपने अलग अलग जो सूबे थे उनके गवर्नर को आदेश दिया कि इसको रोका जाए और इसको मंदिरों को ऐसे ही जाओ रहे उनको तोड़ा जाए। तो इस मंदिर को तोड़ने का कारण यही रीजन दिया जाता है कि औरंगजेब ने ये अप्रैल
आपको 1669 के अंदर आदेश दिया था और सितंबर तक औरंगजेब को खबर मिल गई थी कि इसको तुम दिया। कारणों में भिन्नता के बावजूद ज्यादातर इतिहासकार एक मत है कि मंदिर को तोड़ा गया। अब सवाल है कि मस्जिद कब बनाई गई। इसका जवाब साक्ष्यों के साथ नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब्दुल बातिन नोमानी दावा करते हैं कि अकबर के समय में ही बनी थी, बाद में औरंगजेब ने इसे फिर से बनाया। इस मस्जिद जो मौजूदा इमारत या औरंगजेब की बनवाई हुई है, औरंगजेब के जो नज़रियात और अकायद थे और जिस टाइप के वो इंसान थे, उनसे इस तरीक़े का ही उम्मीद रखना भी और इस तरीके का तस्वुर करना भी ये सही नहीं है। तो ये दावा ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मस्जिद पहले वहाँ अकबर के ज़माने में भी मौजूद थी और पुरानी बुनियाद पर औरंगज़ेब ने ये नया तामीर कराया है। मौजूदा स्ट्रक्चर और ढांचा मस्जिद का जो है वो पुरानी बुनियाद पर कायम किया हुआ है। ज्ञानवापी नाम होने के मसले पर नोमानी की तरफ से कहा गया कि इस मस्जिद का असल नाम आलमगीरी मस्जिद था। ज्ञानवापी मोहल्ले का नाम था, बाद में से ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाने लगा। हमने आपको शुरू में बताया, जितने मुंह उतनी बातें और इतिहासकारों के भी खूब दावे। निर्माण और पुनर्निर्माण के विवाद के बीच अब ये नया सवाल भी आ गया है कि मस्जिद परिसर में जो मिला वो शिवलिंग है या फव्वारा। इसी पर कोर्ट में भी बहस चल रही है। इस पर जानकारों में मतभेद है। इतिहासकार एस इरफान हबीब इस पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो शिवलिंग कैसे हो सकता है और वो वहाँ कैसे मौजूद है जहाँ पिछले 400 साल से मस्जिद है। अगर मुसलमान चाहते तो उसे खत्म कर सकते थे। अगर शिवलिंग को संभाल कर रखा गया, यानी मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको कायम रखा, वो शिवलिंग नहीं है क्योंकि वो फव्वारा है। बड़ी मस्जिदों में जगह जगह फव्वारे मिलेंगे। जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं और जहाँ जगह है वहाँ वजू के लिए व्यवस्था की जाती है और ब्यूटिफिकेशन के लिए फाउंटेन लगाया जाता है, और ये उसी तरह का फव्वारा है। उस आकृति में सीख अंदर जा रही है। शिवलिंग में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में वो शिवलिंग कैसे हो सकता है? बहुत सारे फव्वारे बंद पड़े हैं, वैसा ही ये फव्वारा भी है। ये इरफान हबीब का कहना है। जामिया के पूर्व प्रोफेसर SM अख्तर इसे मुगल कालीन वाटर इंजीनियरिंग का नमूना बताते हैं। पहले उसको पॉन्ड की तरह बनाया गया। जब पॉन्ड आपने बना लिए तो फिर ये आपने सोचा कि पॉन्ड में स्टैग्नेंट वाटर अगर हो जाएगा तो सड़ जाएगा पानी। हर आदमी जानता है स्टैग्नेंट, तो स्टैग्नेंट वाटर ना रहे उसके लिए क्या है, उसके अंदर फव्वारे लगा दिए फाउंटेन कि वो उसको रिसाइकिल करे। अभी भी आज भी हम स्विमिंग पूल बनाते हैं तो वाटर को रिसाइकिल करना पड़ता है, तभी वो क्लीन रहता है। तो इसी तरीके पहले पॉन्ड बनाए गए, पॉन्ड के अंदर जो है फव्वारे बनाए गए। फव्वारे से उस पानी को रिसाइकिल किया जाता है इन्वायरमेंटली, कि जिससे पानी जो है वो खराब नहीं होने पाए। तो बेसिकली पर्पज़ ये है। अब ये है, जब तक हम लोग इसमें फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ग्रेविटी पे काम हो रहा था जिस साइंस में, उस टाइम में ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं कि पॉन्ड्स बने। पानी तो कहीं ना कहीं से लाना था, स्टोर करना था, कि उसके बिना काम होता नहीं। इस दावे के ठीक उलट इतिहासकार ललित दावा करते हैं कि यह शिवलिंग ही है। सुनिए। आख्यानों में ये बात है कि शिवलिंग को बचाने की कोशिश की गई थी और पंडितों ने, जो मंदिर के जो पंडित थे, उन्होंने शिवलिंग को कहीं छुपा दिया था। छुपाया किस जगह पर था उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, किंतु इतना अवश्य है कि छुपाया गया था, बचाने की कोशिश की गई थी, यह तो दर्ज है। अब इसमें दो बातें हैं कि ज्ञानवापी में फव्वारा फंक्शनल था, इसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हुआ अब तक। यदि वो 40-50 वर्ष पहले भी फंक्शनल था, उसके भी कोई फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते, जो कि नहीं है, संबंधित पक्ष ने उपलब्ध नहीं कराए। यही कहा गया है कि यहाँ पर फव्वारा था, पर वो फंक्शनल था या नहीं था हमें मालूम नहीं। तो हमें फव्वारे की बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर रखना पड़ेगा। दूसरी बात है शिवलिंग की। ये हमें इंफॉर्मेशन है कि शिवलिंग को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया था, जो कि अभी प्राप्त हुआ है। बीच में कि उस शिवलिंग को कहां पर रखा गया और वो उस स्थल पर कैसे पहुंचा, यह सिलसिला अज्ञात है। इस पर हमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। ललित का दावा है कि ब्राह्मणों ने औरंगजेब के डर से शिवलिंग को छिपा दिया था। इसके अलावा एक और विद्वान है, उनकी बात भी सुनिए। शिवलिंग पर गहन अध्ययन करने वाले बनारस के एंशिएंट हिस्ट्री के जानकार डॉक्टर श्री भगवान सिंह, उनके अपने दावे हैं। वो शिवलिंग पर की गई अपनी रिसर्च और गुप्त काल से मिलने वाले शिवलिंगों की तस्वीर दिखाकर दावा करते हैं कि मस्जिद में मिली आकृति शिवलिंग जैसी ही है।
अब ये तो अब वहाँ के जो लोकल वहाँ बहुत से पुरातत्ववेत्ता लोग हैं वहाँ जो लोकल आर्कियोलॉजी को देखेंगे करेंगे। ये हमारी जो थीसिस है गुप्तकालीन हिंदू देव प्रतिमाएं, माने आप हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अधिकतर गुप्त काल में ही बनी। राम को आप देखेंगे तो ये मूर्तियां सब गुप्त काल में शुरू हुई। शिव के विविध रूप की मूर्तियां हमको गुप्त काल में प्रथम बार देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये दो भाग में है, ये आपके शैविज्म पर है, दूसरा हमारा वैष्णविज्म पर है। हमने पांचों जो 5 प्रमुख देवता हैं उस पर हमने सारा जो मिला है उसको वर्णन किया है। तो उसको देख करके पुरातत्ववेत्ता काले या फिर बेचू के वहां लोग हैं, पुरातत्ववेत्ता है, कोई भी उसको देख करके जब और नीचे खुदाई होगी, वही नहीं एक आम आदमी भी समझ सकता है। जो हमने आपको बताया विष्णु संहिता और विष्णु धर्मोत्तर पुराण और इसका बृहत संहिता का जो वर्णन किया है उससे आप मिलाएंगे, देखेंगे टेक्स्ट के अनुसार बनाएंगे तो कलाकार को टेक्स्ट के अनुसार ही बनाता था कि वो जो उसमें खुदा हुआ है जैसे उसको संदेश मिला है कि इस तरह से हमको मूर्ति मैंने शिवलिंग बनाने हैं, उस तरह से शिवलिंग उसने बनाया है। जैसे मैंने कि आपको ये करमदंडा वाला दिखाया, ये करमदंडा ये जो मिला हुआ है ये पृथ्वी सेन, ये मंत्री था कुमार गुप्त का, ये बनाया, इसमें उसके इंस्क्रिप्शन है ये अष्टकोण वाले भाग पर। और ये जो आपको भोग पीठ ऊपर वाला है और ये जो आपका ये नीचे वाला जो आपको उन्होंने जो वर्णन किया आपने भोग पीठ और ये भद्र पीठ और नीचे वाला ब्रह्म पीठ ये चौकोर होता है और ये जो भद्र पीठ है ये अष्टकोण होता है। इसी अष्टकोण पर इसके इंस्क्रिप्शन भी है। हो सकता है कि अभी और उसकी सफाई होगी और हो सकता है कि वो जो नीचे तक जाएंगे तो शायद और भी कुछ उसमें चीजें वो शिवलिंग का रूप स्पष्ट आ जाएगा। इतिहासकारों के दावे हमने आपके सामने रख दिए, विषय के जानकार और एक्सपर्ट्स भी सुना दिए। हमारा काम हर तरह के तथ्य को प्रस्तुत करना है। राय या धारणा बनाने का काम हमारा नहीं है, ना ही फैसला सुनाने का कि मस्जिद में जो मिला वो क्या है। ये काम कोर्ट का है और संविधान के तहत, देश की मूल भावना के तहत हमें ये कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए और अपनी राय किसी पर नहीं थोपनी चाहिए। बाकी अपनी राय समृद्ध करते रहें ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर। 26 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। जो भी फैसला होगा लल्लन टॉप आपको बताता रहेगा। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।